Dear friends, we will start our new chapter, which is human health and disease. Firstly, we need to know that what is health. हेल्थ होती क्या है? हेल्थ होती है हमारी बॉडी और माइंड की स्टेट। जब कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बहुत अच्छे से काम कर सकता है। फिजिकली यानी उसकी हेल्थ, उसका जो बॉडी है वो एकदम से हेल्दी है। मेंटली यानी उसका जो माइंड का लेवल है वो भी एकदम सही है। सोशली मीन टू से कि उसका सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, उसकी सोशल इंटेलिजेंस अच्छी है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, यानी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जब ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होती हैं तो तब हम एक पर्सन को कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर डाइटरी हैबिट्स। सबसे पहला फैक्टर है कि हमारा जो खान पान की चीज़ें होती हैं कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं या फिर हम सिर्फ फास्ट फूड्स पे डिपेंड है। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सारे एक एडिक्वेट अमाउंट में होने ज़रूरी है। अगर हम ये एडिक्वेट अमाउंट नहीं ले रहे हैं तो दैट मीन्स वी कैन लीड टू अ अनहेल्थ। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। दूसरा होता है हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। लाइफ स्टाइल मीन टू से कि हम किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, क्या हमारा रूटीन है, किस टाइम हम खाना खाते हैं और हम खाने में क्या लेते हैं। ये जो सारा हमारा डेली रूटीन होता है खाने पीने का, सोने का, उठने का, ये सारा हमारी लाइफ स्टाइल में आता है। और अगर ये सही नहीं है तो ये भी हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है अवर सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, सोशल एनवायरनमेंट से मतलब है कि आपके आसपास का एरिया कैसा है, जिस जगह पे आप रह रहे हो, आपका जो हैबिटेट है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन कैसा है। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग एक सोशली डेवलप्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, सोशली हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन लोगों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है बजाय उनके जो लोग एंटी सोशल लोगों की कांटेक्ट में रहते हैं या जिनके पास आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो एंटी सोशल हैं या किसी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द माइंड। स्टेट ऑफ द माइंड से मतलब है कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो कैसा है। हम हम मेंटली खुश हैं या नहीं हैं, हम डिप्रेशन में तो नहीं हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा सीरियस तो नहीं लेते हैं, या हम छोटी छोटी चीज़ पे दुखी तो नहीं हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर किसी का स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है तो इट मीन्स कि वो पर्सन हेल्दी है। नेक्स्ट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि हमारे अंदर कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है जो कि हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। कई बार क्या होता है कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि पेरेंट्स से आ जाती हैं, हमारे जीन्स के साथ इनहेरिटेड हो जाती हैं, जिनको हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो उसके लिए हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि हम जेनेटिकली हेल्दी हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा जो जेनेटिक हेल्थ है या फिर हमारी जो जेनेटिक कंडीशन है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट मीन टू से कि आप किस तरह के एरिया में रह रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की एयर कैसी है। आप किसी पोल्यूटेड एरिया में तो नहीं रह रहे हो, किसी ऐसे एरिया में तो नहीं रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है। तो ये सारा हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है और ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिविजुअल्स की। इकोनॉमिक कंडीशन यानी जो किसी भी इंडिविजुअल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी उसकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। अब कुछ लोग गरीब होते हैं, जैसे वो बीमार होने पे प्रॉपर इलाज नहीं करा पाते हैं, दवाई भी नहीं ले पाते हैं, तो ये इस तरह से उनकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। और अगर वो फिजिकली सही नहीं है तो उनकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। अब इकोनॉमिक कंडीशन सही ना होने से मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। सपोज आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो और आपके पास उसको खरीदने के लिए इनफ मनी नहीं है, तो उस चीज़ का असर आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, आपकी थिंकिंग पे पड़ेगा। उससे आप चोरी करने के बारे में भी सोच सकते हो, आप दूसरे लोगों से जेलस भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो, अपने आप में लो फील कर सकते हो। तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसका भी एक मेन रोल होता है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने में। ओके।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़ की। डिजीज़ होती क्या है? डिजीज़ होती है जब हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, उसकी फंक्शनिंग या तो रुक जाती है या उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, जिससे हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होती है वो चेंज होने लगती है। और उसके साथ साथ हमें कुछ सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। उन सिम्टम्स से हमें फील होता है कि हमारी हेल्थ में कुछ गलत हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। इसको हम डिजीज़ कहते हैं। डिजीज मीन टू से कोई भी वो कंडीशन जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो रुक जाती है या इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी माइंड में या बॉडी में किसी तरह की कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाती है, उसको हम डिजीज कहते हैं। और जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब डिजीज जो है ये दो टाइप की होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। सबसे पहले हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो ये डिजीज़ जो है ये इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसलिए हम उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और कभी कभी ये डिजीज़ कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से भी होती है, जैसे पैथोजेंस वगैरह, या फिर ये पर्सनल हाइजीन ना रखने की वजह से भी ये डिजीज़ होती है, जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एड्स, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, ये सारे हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज़। और ना तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होती है और ना इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से। ये होती है हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से या फिर हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से ये सारी डिजीज़ क्रिएट होती हैं। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो 4 टाइप की होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोअन डिजीज़, फंगल डिजीज़, हेलमिंथिक डिजीज़। 5 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ की। ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरिया से कोज होती हैं, किसी भी तरह के बैक्टीरिया की हमारी बॉडी में एंटर करने की वजह से। इसमें सबसे पहले होता है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये एक तरह के पैथोजन बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई। टाइफाइड मेनली होता है जो हम कंटेमिनेटेड फूड या वाटर का अगर इनटेक करते हैं, जो गंदा पानी पी लेते हैं, या फिर हम बाहर खुले में रखा हुआ खाना जिसमें मक्खी मच्छर वगैरह बैठते हैं, ऐसा फूड अगर हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमें टाइफाइड हो सकता है। इससे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और उसके बाद ब्लड के थ्रू हमारे दूसरे ऑर्गन्स में एंटर कर जाता है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है, वीकनेस आने लगती है, स्टमक में पेन होता है, भूख खत्म हो जाती है, कब्ज हो जाता है और दूसरा सर में दर्द होने लगता है। लेकिन जब ये कंडीशन सेवियर हो जाती है, सीवियर केसेस में क्या होता है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब टाइफाइड फीवर को कंफर्म कैसे किया जाता है? इसको इसको कंफर्म करने के लिए वाइडल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। टाइफाइड जो है सबसे पहले देखा गया था टाइफाइड मैरी में। मैरी मेलून नाम की एक लेडी थी जिसको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। इसको टाइफाइड मैरी इसलिए कहते हैं क्योंकि टाइफाइड की जो बीमारी हुई थी वो सबसे पहले इसी को हुई थी। ये एक कुक थी, इसने क्या किया, जब इसको टाइफाइड हुआ तो ये उस टाइम ये लोगों को खाना पका के देती थी। तो जब इसको टाइफाइड हुआ तो खाना पकाने के साथ साथ बहुत साल तक जो ये खाना बना रही थी उसके थ्रू बीमारी फैलती गई, जिसके बेस पे इसका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डिजीज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया से होता है और इसको इसको कंफर्म करने के लिए भी वाइडल टेस्ट का ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि टाइफाइड में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूमोनिया है ये सबसे पहले हमारी एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। एज यू नो कि हमारे लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं जिनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में। जब इन्फेक्शन होता है, जब ये बैक्टीरिया एल्वियोलाई में पहुंचता है तो एल्वियोलाई जो है हमारी उनमें एक फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड भरने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज या तो स्लो हो जाता है या हो ही नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है,
जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये फैलता है मेनली ड्रॉपलेट्स की वजह से। मतलब अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसी दूसरे पर्सन पे जा गिरते हैं या किसी अदर सरफेस पे जा गिरते हैं, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके सिम्टम्स है मेनली, इसमें फीवर होता है, ठंड लगती है, खांसी होती है, हेडेक होता है, और सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप्स और फिंगर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती हैं। लिप्स, फिंगर, नेल्स जो हमारे ग्रे कलर के हैं वो ब्लू कलर में चेंज होने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारी वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में आती है हमारी कॉमन कोल्ड। ये एक तरह के वायरस का ग्रुप होता है जिनको राइनो वायरसेस कहते हैं। राइनो वायरसेस के ग्रुप के थ्रू जो वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड है वो कोज होती है। ये मेनली हमारी जो नाजल एपिथेलियम है, यानी नोज में जो हमारी एपिथेलियम लेयर होती है, ये मेनली उसको इन्फेक्ट करता है, और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज जो कि हमारा ट्रैकिया है उसको इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स तक नहीं पहुंचता है। और इसका जो अटैक होता है वो 3 से 7 दिन तक होता है। ये फैलता है मेनली कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को टच करने से, कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी भी चीज़ को टच कर देता है और फिर उसको दूसरा हेल्दी पर्सन टच करता है तो उसके थ्रू ये जो कॉमन कोल्ड है ये फैल जाता है। और या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है, उसके ड्रॉपलेट्स जाके गिरते हैं तो उसकी वजह से भी ये फैलता है। इसके सिम्टम्स होते हैं मेनली जो हमारे नाजल है उससे डिस्चार्ज होने लगता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, गले में दर्द होता है, खांसी होती है, सर दर्द होता है और थकान महसूस होती है। ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज की। प्रोटोजोन डिजीज वो होती है जो कि जिनको प्रोटोजोआ कोज करता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम और प्लाज्मोडियम मलेरिया के थ्रू फैलता है। यानी प्लाज्मोडियम का एक जीनस है और उसके अलग अलग स्पीसीज है जिनके थ्रू मलेरिया फैलता है। इसका जो वेक्टर या फिर हम कह सकते हैं इसका जो कैरियर होता है वो फीमेल एनाफ्लीज होती है। फीमेल एनाफ्लीज इस प्रोटोजोआ को कैरी करती है। इसमें क्या होता है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज होती है, जैसे क्विनिन और क्लोरोक्विनिन। कई बार क्या होता है मलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए, मलेरिया को दूर करने के लिए डीडी की स्प्रे की जाती है। इंसेक्ट रिपेलेंट्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को रिपेल करते हैं, ठीक है, उनका छिड़काव किया जाता है। या फिर रात को सोते समय मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करके भी हम इसको रोक सकते हैं। अब मलेरिया के बारे में जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, हमारे कौन से बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करता है, कौन से बॉडी पार्ट में जाकर ये ग्रो करता है, इसके लिए ये सब जानना जरूरी है। अब हम जानेंगे सबसे पहले, जब भी कोई फीमेल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जब भी कोई फीमेल एनाफ्लीज जो है आके किसी भी पर्सन को बाइट करती है, वो फीमेल एनाफ्लीज जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी किए हुए वो आके पर्सन को बाइट करती है, और जो पैरासाइट्स है उसको हमारे लिवर में, उसको हमारे ब्लड में छोड़ देती है, ठीक है। अब वो जो पैरासाइट्स है, ठीक है, वो होता है स्पोरोजोइट की फॉर्म में। जो स्पोरोजोइट होता है ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टेड स्टेज होता है, इसी स्टेज में आके इन्फेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। ये स्पोरोजोइट्स हमारे उसमें लिवर में पहुंचते हैं। लिवर में जाकर ये जो पैरासाइट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर की सेल में, यानी इसकी जो सेल्स हैं वो फट जाती हैं और वो ब्लड में रिलीज हो जाती हैं। ब्लड में रिलीज होने के बाद उसके बाद फिर पैरासाइट जो है वो एसेक्सुअली हमारी आरबीसी में जाके रिप्रोडक्शन करता है। जब भी इसकी सेल्स ब्लड में रिलीज हो जाती हैं तो फिर आरबीसी में जाके ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद जो आरबीसी है हमारी वो फट जाती हैं और जिसकी वजह से फीवर की साइकिल शुरू होती है। जब ये आरबीसी फटती हैं, रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम का रिप्रोडक्शन जब आरबीसी के साथ होता है और आरबीसी फटती हैं तो उस टाइम पे सिम्टम्स दिखने इसके शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
जिसकी वजह से फीवर होने लगता है और दूसरे सिम्टम्स आने लगते हैं, ठंड लगने लगती है। अब ये जो पैरासाइट जो रिलीज हुआ है ये बाकी अदर जो आरबीसीज हैं उनको इन्फेक्ट करता है जाके। उसके बाद इसकी सेक्सुअल स्टेज शुरू होती है। सेक्सुअल स्टेज होती है इसकी गैमेटोसाइट्स। इसकी सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो होती है हमारी आरबीसीज में, ठीक है। जिससे मेल एग बनता है और फीमेल एग बनता है, दोनों मिलके गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। अब फीमेल ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। अब फीमेल मॉस्किटो आके किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, ठीक है, तो वो जो गैमेटोसाइट्स है वो फीमेल के अंदर पहुंच जाते हैं। जो एनाफ्लीज है, फीमेल एनाफ्लीज है, उसके अंदर ये वो गैमेटोसाइट्स पहुंच जाते हैं। अब जो ये गैमेटोसाइट्स हैं ये पहुंचते हैं मच्छर की इंटेस्टाइन में, एनाफ्लीज की इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, जहाँ पे जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्पोरोजोइट्स बनते हैं और ये आके फीमेल एनाफ्लीज की सलाइवरी ग्लैंड्स में कलेक्ट हो जाते हैं। फिर ये सलाइवरी ग्लैंड से और जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं इनको ये मच्छर जो है किसी अदर हेल्दी पर्सन को काटता है तो ये फिर उसके ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि जब आरबीसी रप्चर होती है, जब आरबीसी के अंदर ये पैरासाइट प्रेजेंट होता है और वो रप्चर होती है तो उससे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको हीमोजोइन कहते हैं। और इस हीमोजोइन की वजह से हमें हाई फीवर होता है, ठंड लगती है और इंसान कांपने लगता है। ये वो स्टेज होती है जब इसके सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, ओके। नेक्स्ट है अमीबिक डाइसेंट्री। ये भी प्रोटोजोअन्स की वजह से होती है। ये होती है मेनली एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से, जो कि ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। इसमें जो कैरियर का काम करती है इसमें जो कैरियर का काम करती है वो करती है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है, कुछ किसी भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट पे या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फेसेस पे उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उस पे जाके बैठती है और वहाँ से पैरासाइट मक्खी के साथ चिपक के ट्रांसमिट होते हैं। अब जो इन्फेक्शन होता है आप किसी ऐसी ही कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को खाने की वजह से होता है। अगर आप कोई भी कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हो जो खुले में रखा है जिससे मक्खियाँ बैठती हैं, या फिर पानी, गंदा पानी आप अगर पीते हो तो उससे अमेबिक डाइसेंट्री हो जाती है। इसके सिम्टम्स हैं एब्डोमेन में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना और ब्लड की क्लोटिंग होना। नेक्स्ट है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में सबसे पहले आता है हमारा रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जो होता है ये फंगई की एक जीनस होता है, माइक्रोस्पोरो ट्राइकोफाइटन। ये फंगई का एक जीनस होता है जिसकी वजह से रिंगवॉर्म कोज होता है। इसमें मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से या फिर सोइल के कांटेक्ट में आने से। इन सब से ये इन्फेक्शन फैलता है। या फिर मेनली आप अगर किसी भी दूसरे पर्सन का टॉवल यूज़ करते हो, उसके क्लोथ्स, उसके कोम, ये सब यूज़ करते हो इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। इसके सिम्टम्स हैं मेनली, इसमें जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और स्किन में दरारें पड़ने लगती हैं, फटने लगती हैं। ऐसे ही हमारे नेल्स में होता है और स्कैल्प में होता है। और जो दरारें होती हैं स्किन में उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ वाली ईचिंग होती है। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलमिंथिक डिजीज की। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, हेलमिंथिक डिजीज जो होती है ये हेलमिन्स जो होते हैं इसको कोज करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हेलमिन्स हमारे नॉन कोडेट्स होते हैं जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें सबसे पहले आता है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जो होता है ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से होता है, ठीक है। यानी इसमें इसका जो पैरासाइट है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है। इसमें क्या होता है, ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है इसके एग्स जो है वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटेरियल के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर में पहुंचते हैं या फिर सोइल में पहुंचते हैं। उस सोइल से क्या होता है, उस सोइल में जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है उनके साथ ही ये जो एस्केरियसिस होता है
उनके साथ ही चिपक के आ जाता है। तो आप अगर अगर फलों को सब्जियों को बिना धोए खा लेते हो तो उससे ये फिर एक हेल्दी पर्सन भी पहुंच जाता है। इसके सिम्टम्स है मेनली एब्डोमेन में पेन होना, इनडाइजेशन होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, मसल्स पे पेन होना, फीवर, कभी कभी इसमें एनीमिया भी हो जाता है, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और सर में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है हमारी एलिफेंटियसिस, या इसको हम फाइलेरियसिस भी कहते हैं। ये जो डिजीज़ होती है ये वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ये भी हमारा एक हेलमिंथ है वॉर्म है जिसकी वजह से ये डिजीज़ क्रिएट होती है। इसमें जो है जो वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई है ये हमारा पैरासाइट है और इसको जो कैरियर का काम करता है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो करती है। वो इसका एक तरह से वेक्टर होता है या एक तरह से कैरियर होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, ये जो बैक्टीरिया, ये जो पैरासाइट्स है जिन भी ऑर्गन्स में पहुंचता है उन ऑर्गन्स में सूजन आने लगती है, यानी उनमें लिम्फ जो है वो जमा होने लगता है, एक फ्लूइड जमा होने लगता है। ये मेनली जो अफेक्ट करता है ये हमारी लिम्फ वेसल्स को करता है, जिसकी वजह से लिम्फ वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारे जो लोअर लिम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। लिम्स में सूजन इतनी ज़्यादा आती है कि फ्लूइड जमा होने की वजह से, लिम्फेटिक फ्लूइड जमा होने की वजह से लिम्स में सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे लिम्स जो है वो एकदम हाथी की तरह दिखने लगते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम एलिफेंटियसिस रखा गया है। कभी कभी इससे क्या होता है कि जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं और जेनिटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होने की वजह से उनकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, यानी उनमें या तो कोई डिफेक्ट आ जाता है या फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है कि हम इन इन्फेक्शियस डिजीज़ का कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके, यानी बॉडी को क्लीन करके, साफ कपड़े पहन के, साफ पानी पी के, फ्रूट वेजिटेबल्स इन सबको धो के खाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन। इसमें हम जो भी डिस्पोजल होता है वेस्टेज का या एक्सक्रीटा का या फिर पीरियोडिक क्लीनिंग, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। और जो है वाटर जो रिजर्व होता है पूल्स और पॉन्ड्स में, उनका डिसइंफेक्शनिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक हाइजीन में इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड आता है हमारा इरेडिक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। मीन टू से कि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, इन सब की जो रहने की जगह होती है या इन सब की जो ब्रीडिंग प्लेस होती है, मच्छर मेनली पानी में रहते हैं जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है और मक्खियाँ हमेशा कूड़े पे, कचरे पे, गंदगी पे रहती हैं और इन्हीं पे इनकी एग लेइंग होती है, यानी ये अंडे भी उसी जगह पे देते हैं। तो ऐसी प्लेसेस पे हमें इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा है रात को सोते समय मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। फिर आता है हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बहुत सारी डिजीज़ हैं जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं जिसके लिए टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन की जाती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स जो है इन्फेक्टेड पर्सन को टाइम टाइम पे वो देते रहना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है किसी भी पर्सन की अपने आप को किसी भी डिजीज से डिफेंड करने की जो एबिलिटी होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बीमारियों से अपने आप को कैसे डिफेंड करता है, उसमें उन बीमारियों से डिफेंड होने की कितनी एबिलिटी है, वो उसकी इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे। ये बर्थ से होती है, जन्म से होती है और इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, यानी हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है और ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही पास होती रहती है। दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक होती है और इसको पूरा करने के लिए, इस इन्नेट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हैं हमारी बॉडी में। डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हैं जो कि हमारी इस इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है डाइजेस्टिव की। स्किन हमें बाहर बाहर के जो
इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाती है, धूल मिट्टी बैक्टीरिया इन सब के इन्फेक्शन से जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो स्किन करती है। दूसरा जो डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में और जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, इनकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो म्यूकस की बनी हुई होती है। म्यूकस एक तरह का फ्लूइड होता है। अब इस म्यूकस की ज़रूरत क्या है? ये म्यूकस से इसलिए लाइंड होती है क्योंकि अगर आपके अंदर बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाता है या फिर धूल मिट्टी वगैरह एंटर करती है तो वो इस म्यूकस के साथ चिपक जाती है और वो हमारे ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं स्वेट है, टीयर्स हैं, स्टमक में एसिड है और सलाइवा है। स्वेट जो है इसके थ्रू हमारी बॉडी के जितने भी हमारी बॉडी में सोडियम वगैरह होता है वो सब बाहर निकल जाता है। ठीक है। टीयर्स जो होती हैं ये एक तरह से हमारी आँखों जो हमारी आईज है उनमें धूल मिट्टी वगैरह घुसती है उसकी क्लींजिंग का काम करती हैं। दूसरा हमारे एसिड स्टमक में जो एसिड है ये बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। और सलाइवा जो है ये भी फूड के साथ अगर कुछ बैक्टीरियाज एंटर कर जाते हैं तो सलाइवा भी उनको मारने का काम करता है। तो ये है हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कि हमारी इम्यूनिटी को कोऑपरेट करते हैं। फिर आते हैं सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो WBC है, जो कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसको ये फैगो में फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है तो ये उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गए सेलुलर बैरियर। दूसरे होते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स ये एक तरह के इंटरफेरोन्स प्रोटीन्स होते हैं जिनको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर कर गया है और उसने किसी सेल को इन्फेक्ट किया है तो ये सेल जो है अपने बचाव में इंटरफेरोन्स का प्रोडक्शन करती है। जो इंटरफेरोन्स होते हैं ये एंटीबॉडीज यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के साथ मिलके उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हमारे बर्थ से नहीं होती है बल्कि ये बर्थ के बाद आनी शुरू होती है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स वो होता है जो भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जिनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब ये जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये पैथोजन उसको याद रहता है यानी उसकी मेमोरी में चला जाता है। अब जो है सेम पैथोजन अगर हमारी बॉडी पे दोबारा से अटैक करता है तो उससे जो हमारी इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो सेल्स होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी मेमोरी जो है एकदम से एक्टिव हो जाती है। जब सेम पैथोजन अटैक करता है तो उनको याद आ जाता है। तो फिर उसके बाद जो वो रेस्पॉन्स देती है उसको हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं। और ये रेस्पॉन्स जो है बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है जो कि वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारा प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स इन्वॉल्व होता है। अब इम्यून रेस्पॉन्स जो बनता है वो दो तरह की सेल से बनता है, बी लिम्फोसाइट्स जिनको बी सेल्स भी कहते हैं और टी लिम्फोसाइट्स। अगर बी लिम्फोसाइट्स की हम बात करें तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये एक प्रोटीन्स की एक आर्मी प्रोड्यूस करती हैं। यानी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारी ये ब्लड में रहती हैं जो कि अगर कोई भी पैथोजन एंटर करता है बॉडी में तो ये उसके लिए रेस्पॉन्स देती हैं। नेक्स्ट है हमारी टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। ये एक तरह से असिस्टेंट का काम करती हैं, बी सेल्स को असिस्ट करती हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। ठीक है। अब जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भी दो टाइप की होती है। सबसे पहली है ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो मीडिएटेड होती है ये हमारी बॉडी या ये जो इम्यूनिटी डेवलप होती है या बनती है ये बनती है हमारी ब्लड में और लिम्फ में जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी वजह से। ठीक है। यानी ये एक तरह से नेचुरल होती है। दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
इस इम्यूनिटी में क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू मीडिएट होती है, यानी इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मीडिएटर का काम करती है। और ये इम्यूनिटी तब होती है जब भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने के लिए जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती हैं इस एबिलिटी की वजह से। यानी उनको पता होता है कि व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ, उनको पता होता है कि ये ऑर्गन उन्हीं की बॉडी का है या नहीं है, तो इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर देती है। और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होता है, और जिसको टी लिम्फोसाइट्स असिस्ट करती हैं। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ये भी हमारी एक तरह से अक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। यहाँ हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये जो है होस्ट के ही इम्यून सिस्टम से बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये होती है जब भी हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है, चाहे वो डेड हो या लिविंग हो, या फिर उसके एंटीजन के उसमें आती है कांटेक्ट में, तो जो हमारी बॉडी है वो एकदम से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की। इसमें होस्ट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, यानी ऑर्गेनिज्म का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये पैसिवली रिसीव की जाती है, यानी इसके लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में उन पैथोजेंस के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो सके। जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन, ये सब जो लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन जो की जाती है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए की जाती है। दूसरा, एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है उसकी वजह से कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये होती तो स्लो है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी लाइफ टाइम चलती है। और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये अपने रेस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए, यानी आपकी बॉडी में किसी भी पैथोजन ने एंट्री की तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी है जब हम हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी एंटर कराई जाती है तो ये इम्यून रेस्पॉन्स जो है बहुत तेज़ी से देती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन जाती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो वो मेमोरी जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है। दूसरा, एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, पैसिव इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है वैक्सीनेशन, जो पोलियो के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है जो कि एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं हमारी बॉडी में, या फिर टेटनस की जो टीके लगाए जाते हैं, ये हमारा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। अब ये नेक्स्ट है हमारी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबुल्स कहते हैं। जो यानी एंटीबॉडीज जो बनी होती है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, या हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही एंटीबॉडीज होते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। और ये 5 टाइप के होते हैं: IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। और जो एंटीबॉडी होती है इसकी वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि जो एंटीबॉडी है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग चेन होती हैं, ये हमारी लॉन्ग चेन है, और इन्हीं को हम हैवी चेन्स भी कहते हैं। और बाकी जो 2 चेन्स होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, जिनको हम लाइट चेन्स कहते हैं। और ये एंटीबॉडी जो हैं इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, सल्फाइड्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडी जो है, एक एंटीबॉडी जो है वो एक H2 और L2 के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो H2 और L2 शो करता है, ठीक है। अब जो चैप्टर का बाकी पार्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे।